हम लोगों ने नेगेटिव वर्क पढ़ा था। मतलब नेगेटिव पढ़े थे ना, कल समझे थे, आज उसी को लिखना है। लिखे नहीं कैसे अरे ऐसे बोलो कि नहीं लिखे हैं। नेगेटिव वर्क कब हुआ करता था बताइए जरा। नेगेटिव वर्क जो सर एंगल व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 180 डिग्री। बस मतलब ये कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम फोर्स किधर लगा रहे हैं, हम मान लो कि इधर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। समझ पा रहे हो? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, राइट साइड में, तो यहां पर हम कौन सा वर्क करते हैं, नेगेटिव वर्क करते हैं ना। बोलो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब हम कौन सा फोर्स कर रहे हैं, हम कौन सा वर्क करते हैं, नेगेटिव वर्क। क्यों? क्योंकि हमने कल बताया था कि cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो जब 180 डिग्री है, सो cos 180 डिग्री और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है ना। सो वर्क इक्वल टू कितना हो जाता है, वर्क मतलब नेगेटिव हो जाता है ना। तो वर्क नेगेटिव कब होता है, जब दोनों के बीच एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। ओके, और कोई रीजन होता है इसके लिए? अच्छा, हमने जीरो वर्क पढ़ लिया था ना, जीरो वर्क पढ़ लिया था, और कौन सा वर्क पढ़ना था बाकी था, अच्छा पॉजिटिव वर्क भी पढ़ लिया था ना। मतलब पॉजिटिव वर्क और जीरो वर्क पढ़ लिया था ना। तो जीरो वर्क किन किन बातों पर डिपेंड करता है, जीरो वर्क 3 बातों पर डिपेंड करता है ना, कि हम फोर्स जीरो लगाएं तो भी वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब वही भी वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बने, 90 डिग्री, तो भी हम कह सकते हैं कि वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। तो 3 फैक्टर पर वो डिपेंड करते हैं। ओके, अब यहां से हम चीजें सीखेंगे। एक चीज आता था उसमें 1 जूल। हाँ, अच्छा इसके मैंने यूनिट की बात नहीं की थी क्या, सबके यूनिट की बात किया था हमने, मतलब लिखवाया जो हम उसमें यूनिट सब लिखवाए थे ना, कितना जूल अर्ग होता है वर्क के जी, वो सब लिखवाए थे ना। देखो अब बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ 1 जूल। मतलब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफिनीशन ऑफ 1 जूल, थोड़ा सा इसका फीलिंग क्या है 1 जूल। जैसे हम तो समझ रहे हैं कि हाँ हम कुछ वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को थोड़ा सा हम एक मैथमेटिकल भाषा में समझना चाह रहे हैं कि वर्क है क्या, उसको थोड़ा फील करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम देखो सच दैट फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू FS cos थीटा होता है ना। ओके, तो इफ अप्लाइड फोर्स कितना हो जाए, अगर अप्लाइड फोर्स हम कह दें कि अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट भी हमने कह दिया कि 1 मीटर हो रहा है और दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, बिल्कुल 0 डिग्री एंगल बन रहा है। 0 डिग्री मतलब क्या, हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। तब हम कह सकते हैं ना कि दोनों के बीच फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। ओके, सो मतलब सुनिए नाउ, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा। देखो अगर हम अप्लाइड फोर्स 0 कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 1 मीटर हो रहा है, तब जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क कितना होगा, 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0। तो वर्क इक्वल टू हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो गया, 1 जूल हो गया ना, 1 जूल। ओके, अब 1 जूल का मतलब क्या है वो समझते हैं। अगर हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना चाहें तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, रैंडम कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हमने कितना फोर्स लगाया, हमने इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, हमने इस पे फोर्स लगा रहे हैं और वही फोर्स कितना लगा रहे हैं इस पे, 1 न्यूटन का। अगर हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस पर और ये ऑब्जेक्ट यहां पर थी,
ये ऑब्जेक्ट यहां पर थी और यहां से डिस्प्लेस होकर के कितना दूर चली गई, 1 मीटर की दूरी पर चली गई है। यही सेम ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट को हमने कितना न्यूटन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये ऑब्जेक्ट एज्यूम करो कि ए पॉइंट पर थी और ये बी पॉइंट पर चली गई, हमने देखा कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि जो ये कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज है जो ये फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मतलब जो वर्क किया इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में किसी ने जो वर्क किया, उसी वर्क को हम कितना बोलेंगे, 1 जूल बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क किया, हमने इस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क किया, हमने वर्क किया 1 जूल। सोच पा रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट था, हमने फोर्स ए पॉइंट पर था, कोई रैंडम पॉइंट पर था, हमने 1 न्यूटन का फोर्स उस पर लगाया और वो 1 न्यूटन का फोर्स लगा करके हमने उसको 1 मीटर दूरी तक डिस्प्लेस कर दिया। तो हमने 1 मीटर दूरी तक डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब ये है कि हमने कितना वर्क किया, हमने 1 जूल वर्क किया। तो यह है 1 जूल का डेफिनेशन, मतलब है, समझ गए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आगे क्या, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी पढ़ा था ना, वर्क डन अगेंस्ट, नाम से कन्फर्म, अगेंस्ट मतलब क्या होता है, विरुद्ध ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसका मतलब ये क्या है, देखते हैं, एक अच्छी हेडिंग कर लो तो है, ओके। तो इसके लिए हम यहां समझ लेते हैं, ये सब समझो कि हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये नीचे क्या है, अर्थ, ऐसा अपना गोला है, ये अर्थ है, ओके, ये अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि हमने कोई ऐसे खड़े हैं हम लोग, ऐसे कोई है रैंडम, अगर यहां पर एक बॉल था ऐसे, इस बॉल को हमने कितना ऊपर उछाल दिया, ऐसे ऐसे मान लो कि हमने h मीटर तक उछाल दिया इसको, जब बॉल अपनी स्टेबल पोजीशन पर था, एकदम रुका, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया था, तो उस पर फोर्स कौन लगा रहा था, ग्रेविटी लगा रही थी, और ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट अगर हम अर्थ पर रखें, इसका मतलब क्या कि उस पर फोर्स हमेशा लग रहा है कि नहीं लग रहा, हमेशा फोर्स लग रहा है, कौन लगा रही है, वो ग्रेविटी लगा रही है, ग्रेविटी उसको हमेशा अपने सेंटर की तरफ खींचना चाहेगी। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखे हो, एक गड्ढा हो जाए वहां पे, तुरंत तो नीचे चला रहेगा ना, इसका मतलब क्या कि उस पर ऑलरेडी पहले से फोर्स लग रहा था, तो इस पर अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, अर्थ एक फोर्स लगाती है ना, और हम जानते हैं फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो वही जो ऑब्जेक्ट का मास है, हमने लेट कर लो कि मास m है, और ग्रेविटी कितना लगाती है, जी, स्मॉल g लगाती है, तो यानी mg फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर अर्थ फोर्स लगा रही है, और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें mg से ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अगर हम mg से ग्रेटर फोर्स लगाएंगे तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा पाएंगे, अगर हम mg से कम फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब कि हम उसको नीचे से ऊपर नहीं उठा सकते। अब उसको अगर हम नीचे से ऊपर उठाया, हमने उसको उसकी स्टेट में कोई डिफरेंस किया, उसकी पोजीशन को हमने चेंज किया, ऑब्जेक्ट यहां पर था, बॉल यहां पर था, हमने इसको ऊपर, नीचे से ऊपर फेंक दिया, और कितना ऊपर फेंका, ये हाइट तक फेंका। इसका मतलब ये कि अच्छा बोलो, जब हमने थोड़ा सा ऐसा सोचो कि जब हमने 1 मीटर उठाया, मतलब हमने उससे 1 गुना ज्यादा मेहनत किया, हमने थोड़ा और 2 मीटर उठाया, इसका मतलब हमने 2 गुना मेहनत किया, ऐसा हमने कितनी ऊपर तक उठा दिया इसको, h मीटर तक, तो हमने कितना ज्यादा वर्क किया, हमने मतलब कितना ज्यादा फोर्स लगाया, h गुना फोर्स लगाना, h टाइम्स फोर्स लगाया। फिर अगर इस ऐसा नहीं समझ आ रहा तो डायरेक्टली इससे देख लो कि भाई ये कहता है कि वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम कितना फोर्स लगाएंगे बताओ, हम mg फोर्स लगाएंगे ना। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मली ऐसे पड़ा हुआ, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हम है, कोई एक बाल ऐसे समझो कि कोई एक बाल रखा हुआ है, उस पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, mg, अगर हम उस पर भी mg फोर्स लगा दें, इसका मतलब ये होगा कि जितना फोर्स अर्थ लगा रही है उतना फोर्स हम भी लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या, वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल फ्री हो जाएगा ना। सोचो 1 मिनट के लिए, तुम ऐसे खड़े हो, जितना तुम्हारा मास यानी कि जितना तुम्हारा वेट होगा, उतने वेट से कोई तुम्हें आराम से लिफ्ट करा उठा रहा है, तो तुम कैसा महसूस करोगे, बिल्कुल फ्री महसूस करोगे।
ना तो तुम ऊपर जा पाओगे ना तो नीचे जा पाओगे। अब तुमको जहां जिधर कोई भेजेगा इस भाई, अगर जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट पर कैसा फोर्स लग रहा है? बैलेंस फोर्स। और कोई ऑब्जेक्ट मूव कब करती है? अपनी स्टेट को चेंज कब करती है? जब उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है। तो हमने मान लो कि mg फोर्स हमने भी लगाया और मैं भी लगा करके उसको हमने mg फोर्स लगाया, और mg फोर्स लगा करने के बाद वो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल फ्री हो गया ना। उसके बाद अगर हम इसको h हाइट तक लेकर जा रहे हैं, मतलब हम क्या वर्क कर रहे हैं ना। तो अब वर्क के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? डिस्प्लेसमेंट से, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे सच दैट वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां हम ऑब्जेक्ट को कैसा लेकर जा रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ऊपर लेकर जा रहे हैं। याद रखना, अभी क्लास 9 के सिलेबस में हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ऊपर लेकर जा रहे हैं। मतलब जिसे हम जितना फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, हम ऊपर से फोर्स भी लगा रहे हैं और ऊपर से इसको ले भी जा रहे हैं। मतलब और दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 0। सोचो, फोर्स इधर लगा रहे हैं, इधर जा भी रहा है। भाई हम फोर्स इधर लगा रहे हैं ना, हम फोर्स भी ऊपर लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है? ये डिस्प्लेस ऊपर भी, तो ऊपर ही डिस्प्लेस भी कर रहा है। तो जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल कितना बना दोनों के बीच? 0 डिग्री एंगल बना। अब 0 डिग्री एंगल बना मतलब cos 0 की वैल्यू कितना हो जाएगी? cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वर्क को हम किसे डिनोट करते हैं? W से। अब फोर्स क्या है यहाँ पर? फोर्स इनटू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है, इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा? g होगा। और कितने हाइट तक लेकर जा रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो हम वहां हाइट की बात करने लग जाते हैं। तो हमने यहाँ पर h लिख दिया। तो हमारे फार्मूला क्या बन गया? W इक्वल टू mg। और जो ये वर्क होता है, इस वर्क को क्या हम बोलते हैं? ये भी सेम नॉर्मल वर्क ही है, लेकिन ये वर्क कब किया जाता है? ग्रेविटी के अगेंस्ट किया जाता है। जब हम कोई वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाते हैं तो उस वर्क को हम क्या बोलेंगे? mgh। हाँ, यानी कि वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम लिखें एफ कॉस थीटा, हमने एफ लिख दिया और हमने कहीं पर mgh लिख दिया, तो हम इससे समझ पाएंगे ना कि ये वर्क कहाँ किया गया? ये वर्क नॉर्मल अर्थ के ग्राउंड पर किया गया, हॉरिजॉन्टली किया गया। लेकिन अगर ये बात करें mgh, इसका मतलब क्या? कि हम इसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने वर्क किया। समझ पा रहे हो? हालांकि दोनों चीजें सेम। अभी जब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में ना हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं, वो समझा रहेगा। ठीक है। तो और जहां पर स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, भूले तो नहीं होना जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों ने निकाला था ना, कितना आया था? हाँ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। तो ये हमेशा स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा हम मास रखेंगे और हाइट रखेंगे। यानी कि अगर देखा रहा तो ये वर्क किन किन बातों पर डिपेंड कर, बताओ? शांत रहो। वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे? अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करें, सिर्फ अर्थ पर, हम सिर्फ अर्थ पर अगर बात करें तो वर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा? मास की। मतलब ये है मास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हम जितने ज्यादा वर्क करेंगे, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? वर्क करना पड़ेगा। इसी का उल्टा अगर हम जितना कम वर्क करेंगे, जितना कम वर्क इसका उल्टा ऐसे समझो कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पर हमने कम वर्क किया, मतलब हमने उसका मास क्या था, हो सकता है उसका मास कम हो, तो ये हमने वर्क किया। लेकिन ऐसे लिखना अच्छा नहीं है, ऐसे रखो। देखो पहले लिख देते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? मास के। वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मास के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां समझाते हैं कि वर्क है और इसको उल्टा करके लिखते हैं, मास है और वर्क है, और यहां भी मास लिखते हैं और यहां भी वर्क। इस समझो, अगर हम मास की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। सोच पा रहे हो इस चीज को? सिमिलरली अगर हम मास की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, मास की वैल्यू को घटा रहे हैं, अगर हम मास की वैल्यू को जितना ज्यादा घटाएंगे उतना ज्यादा हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा ना, और जितना कम फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब हमें वर्क कम करना पड़ेगा।
तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और भी हम कह सकते हैं कि वर्क किसके प्रोपोर्शनल है, हाइट के भी है ना, और हम कह सकते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ओके, यानी कि ये समझ पा रहे हो ना, अगर हम W की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब क्या, मतलब ये कि हाइट की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसी ऑब्जेक्ट को हमें बहुत ऊपर लेकर जाना है तो हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर किसी ऑब्जेक्ट को बहुत कम हाइट तक ले जाना है, बहुत कम, यानी कि बिल्कुल जमीन के टच ही कराना, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है, यानी कि हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा ना। तो अगर वर्क की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हाइट क्या हो। हमने कल बताया था ना कि अगर हम पैर को जितना कम ऊंचा करके चलें, उतना ही क्या करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा। और जितना ही पैर को ऊपर करके चलेंगे उतना ही हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पैर जब हम ऊपर करते हैं मतलब हम किसके अगेंस्ट वर्क को, अपने पैर को ऊपर कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट। जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने पैरों को ऊपर करेंगे तो हम वर्क कर रहे हैं, और जितना ज्यादा हाइट होगी उतना ही ज्यादा वर्क होगा, और जितना कम हाइट होगी उतना ही कम वर्क होगा। तो उसी वजह से हम क्या करते हैं, हमें अगर बहुत दूर तक चलना है और अगर रास्ता सही है तो हमें पैरों को बिल्कुल कम हाइट तक उठा करके चलना चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे नहीं बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि पैरों को कम ऊपर करके चलना चाहिए। वो भी एक रीजन होता है आपके थकान का। अगर आप पैरों को कम ऊपर करके चल रहे हैं मतलब आप बहुत दूर जाएंगे, अगर पैरों को बहुत ऊपर करके जा रहे हैं इसका मतलब कि बहुत जल्दी थक जाएंगे। ये चीज होती है, समझ गए। और एक चीज किस पर, अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो, लेकिन ग्रेविटी हम सिर्फ अर्थ पर ना बात करके हम एक यूनिवर्सल बात करते हैं। यूनिवर्सल मतलब हर किसी भी प्लेनेट की बात कर लें तो ये ग्रेविटी भी डिपेंड, जो ग्रेविटी वो भी डिपेंड करेगी ना। यहां पर तो हम लिख रहे हैं कि जी का मतलब क्या है, वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, कहां लिखे जी, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। अब अगर ये अर्थ के लिए है तो कांस्टेंट है, किसी दूसरे प्लेनेट के लिए तो उस प्लेनेट के लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कोई और प्लेनेट है तो उस प्लेनेट के लिए कांस्टेंट होगी। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जी की वैल्यू बड़ी है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी किसके प्रोपोर्शनल है, वर्क के ना। इसका उल्टा लिखते हैं कि वर्क किसके प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अगर हम ग्रेविटी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, अगर हम ग्रेविटी की वैल्यू को बढ़ा दिए तो एक्सेलरेशन वर्क क्या होगा, वर्क बढ़ेगा। वर्क बढ़ने का मतलब कि वर्क में ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसा अज्यूम करो कि हमारी अर्थ की लगभग 20 गुना बड़ा कोई प्लेनेट है, बृहस्पति जैसे, और उस पर हम चले गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पैर को बहुत ज्यादा एक तरह से फोर्स लगाना पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यानी कि हम जहां अर्थ पर जहां हम 100 किलोमीटर चलते हैं, मान लो कि अर्थ पर हम 100 मीटर दौड़ लेते हैं, वहीं उस जैसे बड़े बड़े प्लैनेट्स पे हम सिर्फ 20 मीटर दौड़ पाएंगे। उसकी ग्रेविटी पर डिपेंड करेगी कि कितना कम ग्रेविटी, कितना गुना कम ग्रेविटी है। उसी का उल्टा, अगर कोई ऐसा प्लेनेट जिसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कम है, जैसे कि मून, चंद्रमा, हम लोगों से कितना कम है, 6 गुना कम होती है ना। भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अच्छे से खांस लो भाई, जब खांसी आ रही है तुम्हें। तो अगर यही ग्रेविटी कभी कभी अगर कम हो गई, मान लो कि बहुत कम हो गई, तो हमें वर्क क्या करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें कहीं मान लो कि 10 मीटर को ऐसे समझ लो कि 100 मीटर को दौड़ने में मात्र 20 सेकंड लग रहे हैं अर्थ पे, तो उसी 100 मीटर को दौड़ने के लिए अगर हम मून पर चले जाए तो क्या होगा, सिर्फ 10 सेकंड लगेगा, उससे बहुत कम लगेगा। 10 सेकंड मतलब उससे कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हमें वर्क करना है वो क्या करना है, बिल्कुल कम लगेगा, हमें कम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्रेविटी खींच ही नहीं पा रही अच्छे से। तो हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना हम क्या होगा, जितने में एनर्जी लगाएंगे वो पूरी की पूरी एनर्जी हमारे वर्क में जाती है। समझ रहे हो, ये चीज होती है, नोट कर लो। अच्छा, हमने बताया नहीं, ये कह रहे हो। चलो पर्सन ऑफ मास 50 के दी। हाँ सिंपल भाई, कितने लोग समझ सकेंगे।
नोट हो गया। वर्क वाले में क्वेश्चन नहीं ज्यादा ना, तो वर्क एनर्जी वाले में थोड़ा सा क्वेश्चन का अगर हम देखें तो लेवल बड़ा होता है, बाकी वर्क में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो जिसे पूछे बताओ तुम लोग, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अ पर्सन ऑफ मास कितना केजी, 50 केजी, यानी कि मास कितना दिया, स्मॉल m इक्वल टू 50 केजी। क्लाइंब अ टावर ऑफ हाइट कितना, 72 मीटर्स। अब यहाँ आपको लेट करना पड़ेगा कि टावर बिल्कुल सीधा है, और टावर सीधा होता ही है, तो टावर सीधा होता है ना, उसी पर चढ़ रहा है, कितना मीटर चढ़ा है वो ऊपर, यानी कि हाइट स्मॉल h कितना दिया है, 72 मीटर। करेंगे कैलकुलेट द वर्क डन बाय पर्सन, सिंपल, बोलो सही है। सच दैट यहाँ वर्क इक्वल टू ना, ये सिर्फ एफ एस लगाएंगे, जान दो क्यों, क्योंकि भाई अच्छा हाँ मिस्टेक, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है ना, mgh। ओके, तो W को m कितना दिया है, 50 केजी। जी कितना दिया है, 9.8 इंटू हाइट कितना दिया है, 72 मीटर। अभी तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा ना, इतना जूल। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई कर लोगे, सॉल्व करते इसमें। कह रहा है कि 784 जूल ऑफ वर्क वाज डन इन लिफ्टिंग अ 20 केजी ऑफ मास। इनके 20 केजी के मास को उठाने में कितना वर्क लग गया, 784 जूल काम हमने कर दिया। कैलकुलेट द हाइट थ्रू विच इट वाज लिफ्टेड। हमें बताना है कि हम इस 20 केजी की मास को कितना ऊपर तक लेकर गए, ताकि हमारी टोटल कितनी, हमने कितना वर्क करना पड़ा, हमें 784 जूल वर्क करना पड़ा। ओके, तो यानी कि हम कहें तो वर्क डन कितना है, वर्क डन 700। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना जी, सिंपल सिंपल चीजें हैं, कंफर्म दिया हुआ है कि जूल इतना है। और मास कितना दिया है, मास दिया है 20 केजी। तो यहाँ वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है ना, जहां लिफ्टिंग की बात आ गई, उठाने की बात आ गई, इसका मतलब क्या है, mgh का काम फार्मूला लगे, यानी कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। सच दैट W इक्वल फार्मूला क्या होता है, mgh, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ओके, तो W इक्वल टू फार्मूला हो गया m, यानी मास कितना दिया है 20 केजी, mg कितना है 9.8, और h कितना है नहीं पता। अच्छा वर्क भी तो हमें पता है, ओके ओके 784 नहीं दिया था सर, हमने छुपा दिया उसको, तो वो दिया है। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ दिया है, हर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जी की वैल्यू क्या है। तो इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 784 डिवाइडेड बाई कितना 20 इंटू, सोच पा रहे हो, इंटू h। सॉल्व कर देते हैं, देखो स्मॉल h इक्वल टू हो जाएगा, और इस डेसिमल को हटा देते हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा, तो 7484, 784 कर सकते हैं ना, और एक जीरो बढ़ा लेते हैं, बोलो, और इसको 998 कर देना। ऐसा करने से फायदा है कि इसका जीरो भी निपट गया आराम से, और मेरे ख्याल से 98 से कटेगा, तभी इतना क्रिटिकल वैल्यू दिया हुआ है। तो थोड़ा सा रिस्क ले, एकदम 972 देखते हैं, और 9824 हाँ कट तो गया जी, 864 और बचेगा 6 8 9 72 72 6 78 कट गया, h इक्वल टू हो गया 98 कितना 98 8 जा सही है 98 8 784 98 का टेबल नहीं याद जी तो 8 8 कितना बदू h इक्वल कितना हो गया, यानी कि हमने पता लगा लिया कि उस 20 केजी के ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर लेकर गया था उसने 4 मीटर, तभी जाकर के हमने कितने उसको कितना एनर्जी खर्च करना पड़ा। अच्छा देखो एक मिनट, हमने गलती से क्या बोल दिया कि कितना एनर्जी खर्च करना पड़ा,
तो इसका मतलब क्या कि एनर्जी क्या है, वर्क है, वर्क ही एनर्जी है, कोई और चीज नहीं है, मतलब हम एनर्जी पढ़ रहे हैं। सोचो एलियन बना हुआ है।